संजीव जी, अब हम वापस एक बार चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। वहां पर देखिए, आपने चूंकि सनातन का जिक्र किया, तो सनातन को गाली देने वाले, आपने कहा कि सनातन को जिसने भी गाली दी उन सभी की हार हो रही है, या आगे आने वाले समय में उनकी हार होगी। जिस प्रकार से स्टालिन या उनके बेटे जो उदयनिधि स्टालिन हैं, दोनों जिस प्रकार से सनातन को एक प्रकार से गाली दे रहे थे, क्या उसी का ये खामियाजा है कि आज वो सत्ता से हट गए, बेदखल हो गए, और उनको हराने वाले उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि कोई पहले से जो राजनीतिक दल है वो उनको हराने में कामयाब हुए हैं। आप देखिए कि उनको हराने में कामयाब कौन हुए? जो विजय, जिनकी पार्टी नहीं है और पहली बार वो सत्ता में शामिल हो रहे हैं, मतलब राजनीति में आए थे, चुनाव लड़े और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। तो क्या आप ये कहेंगे कि अब जो सनातन को गाली देंगे या सनातन का विरोध करेंगे, उनकी खास करके भारत में जीत होने वाली नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है, भारत ऐसी धरती है जहां हमें किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। वो सनातन भी हो, चाहे इस्लाम भी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी। देखिए, धर्म को लेकर जो पॉलिटिक्स करते हैं, यानी किसी भी धर्म का एक पॉलिटिकल स्वरूप बना के फिर एक वोट बैंक बनाते हैं, उस कल्चर का विरोध होना चाहिए। होता क्या है, इतने दिनों से कांग्रेस ने मुस्लिमों को जो एक वोट बैंक बना के रखा, तो मुस्लिमों को कौन सा डेवलपमेंट मिल गया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कांग्रेस ने तैयार किया था कि मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जाति से भी खराब, बदतर होती। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी और आरएसएस को मौका मिला काउंटर पोलराइजेशन करने का। और अब क्या है, अब ये हिंदू ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, बांग्लादेश में अभी हमने देखा कि कैसे 400 हिंदुओं की हत्याएं हुई, 400 अलग अलग महिलाओं को बेइज्जत किया गया, उनकी इज्जत आबरू तार तार की गई, मंदिरों पर हमले हुए। तो केवल हिंदुओं ने सेकुलरिज्म का ठेका नहीं लिया हुआ है, ये सब जान लें। और ये कांग्रेस, और देखिए ये टीएमसी की हार आप मत कहिए, ये वही कांग्रेस लेफ्ट लिबरल्स ग्रुप की हार है। क्योंकि टीएमसी की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? प्राइवेटाइजेशन का विरोध करना, इंडस्ट्री का विरोध करना, और क्या थी उनकी पॉलिसी? वही थी जो लेफ्ट की पॉलिसी थी। 34 साल जो लेफ्ट की पॉलिसी थी, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य को बाद में चाइना से ही ये समझ में आ गया कि अब इंडस्ट्री का विरोध करके लेफ्ट नहीं बच सकता है, तो उन्होंने नंदीग्राम में और सिंगूर में 4 टाटा नैनो प्लांट लगे, और जैसे ही टाटा नैनो प्लांट की बात शुरू हुई, ममता बनर्जी कूद गई कि टाटा नैनो ये जो है नहीं लगने देंगे, यहां पे किसानों की जमीन ली जा रही है। ठीक है, कोई ऐसा जमीन तो लाएंगे जहां इंडस्ट्री लगेगी। आज क्या हुआ देखिए, बंगाल में 15,000 इंडस्ट्री पलायन करके चली गई। इसके अलावा एक चीज ये भी देखिए, मैंने संजीव जी, इस बार के चुनाव में ये मुद्दा रहा कि अगर अब वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि आप लगातार अगर इंडस्ट्री नहीं लाएंगे और विरोध करेंगे इसका कि नहीं लगे यहां पर, तो लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाएंगे। और इस बार ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिस चीज को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि ये भी मुद्दा बन सकता है। उनको तो लग रहा था कि अगर फ्री बीज बांट देंगे तो जैसे बाकी राज्यों में चल गया फ्री बीज वाला फंडा, वो यहां भी चल जाएगा। लेकिन यहां उस प्रकार से नहीं हुआ। जो भद्र मानुष लोग हैं, उनको लगा कि जो भद्र लोग हैं उनको लगा कि अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेंगे आएगा तो फिर यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और इस बार वो भद्र लोग जो है वो शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी की ओर, और उसी का ये नतीजा है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी इस चीज को भांपने में उतनी वो नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई कि उनको वो इंडस्ट्री पर भी ध्यान दे? नहीं, देखिए इंडस्ट्री, आपको पता होगा, बहुत सारे पुराने लोगों को पता होगा कि जो बिरला परिवार था और उनके स्टाफ थे, उनको अर्धनग्न कर दिया था बिरला परिवार के मर्दों को सीपीएम के सत्ता। और उस समय से बिरला परिवार ने पलायन किया, और फिर धीरे धीरे करके बंगाल में पलायन का शुरू हो गया। अब देखिए क्या है कि जो इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए बिहार और बंगाल में क्या अंतर? बिहार की जो सरकार है 2005 से, वो चाहती है कि इंडस्ट्री लगे,
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडस्ट्री लगे, और जब सम्राट चौधरी भी बने वो चाहते इंडस्ट्री लगे, लेकिन ममता बनर्जी इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करती, इंडस्ट्री आने का विरोध करती। एक दूसरी बात, आप समझिए अंतर, भले बिहार में उस पैमाने पर इंडस्ट्री नहीं लगी, लेकिन बिहार की सरकार उद्योगपतियों का बाहें खोलकर स्वागत करती है, और बंगाल की ममता सरकार जो थी, जो अब वो गंगा सागर में बह गई वो और कभी आएगी नहीं टीएमसी, वो उद्योगपतियों को उसी तरह गलत शब्द करती थी प्रयोग जैसे राहुल गांधी करता है। अडानी का विरोध, अंबानी का विरोध। अडानी अंबानी एक दिन में नहीं बना, कोई मेहनत करके ही हासिल करता है, कोई 1 रुपया किसी को रिवार्ड में नहीं देता, कमाना पड़ता है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट है जो व्यापक पैमाने पर रोजगार लाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी की एक अलग तरह की भूमिका होती है। तो प्राइवेट सेक्टर वो लिवरेज देता है जहां विदेश से टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, एक्सपर्टाइजेशन लाया जा सकता है, और उससे देश का विकास हो सकता है। तो बंगाल में उद्योग खत्म हो। और मैं जो एक पहलू बता रहा हूं, जो बस एक लाइन परवीन जी इसमें बोल दो, लोग इस चीज को कम मार्क कर पाए। जो पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स थे वो महाराष्ट्र से लौटे, गुड़गांव से लौटे वोट देने के लिए बंगाल में, और जो गरीब मजदूर थे वो सूरत से लौटे, बिल्कुल सूरत से लौटे, वो भी मुंबई से लौटे। और ये सभी राज्य वही थे जहां पर की भारतीय जनता पार्टी या उनकी गठबंधन की सरकार है, या उनकी गठबंधन की सरकार है। तो उनको ये लगा कि जब हम वहां हैं तो वही वाला मॉडल हमको चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर था, और बांग्लादेश का भी एक फैक्टर था, जो बांग्ला राष्ट्रवाद जो ये कहता था सेकुलरिज्म हमारी भाषा है, सेकुलरिज्म हमारी प्राथमिकता है, वो इस्लामिक नेशनलिज्म में बदल गया बांग्लादेश में, और उन हिंदुओं को मारा गया जिनको पाकिस्तान में भी जो ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था टिक्का खान ने 71 में मारा था हिंदुओं को सबसे ज्यादा। और वही पॉलिसी बांग्लादेश में हुई, वो भी भद्रलोक ने देखा। और कितने दिन तक आप खतरे के प्रति आंख मूंद सकते हो? एक ना एक दिन खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, और उस खतरे के कुछ भाप गए और साउथ बंगाल से टीएमसी का विसर्जन कर दिया। और इसी के साथ एक आखिरी संजीव जी, आखिरी चलते हैं हम लोग असम पर, क्योंकि असम पर हम लोगों का प्रेडिक्शन जो है वो लगभग बिल्कुल ही सही साबित हुआ। हम लोग लगभग नहीं बल्कि जितना कह रहे थे उससे ज्यादा ही हुआ, कम नहीं हुआ। हम लोगों का ये एक आंकड़ा था कि जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते 80 से क्रॉस करेगी सीटें, और 80 सीट क्रॉस कर गई है भारतीय जनता पार्टी। हम अपने दर्शकों को भी एक बार वो आंकड़ा दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। यहां पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 82 सीट पर असम में जीती है, कांग्रेस जो है 19 सीट पर, बीओपीएफ जो है वो 10 सीट पर, एजीपी 10 सीट पर, एआईयूडीएफ पर 2 सीट पर, आरजेआरडी 2 सीट पर, और एआईटीसी 1 सीट पर। यानी कि ये जो सीट है इसमें कुछ सीटों पर अभी हालांकि जो लीडिंग है उसमें कांग्रेस 4 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है। बाकी लगभग सभी नतीजे आ गए हैं। तो ये जो संजीव जी हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे थे, और असम के बारे में हम लोग लगातार कर रहे थे, चाहे वो अपर असम हो, लोअर असम हो, बराक वैली हो, सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। और उसमें हम लोगों ने बताया था कैटेगोरिकली कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और किस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। और वहां पर जिस प्रकार से जो चेंज किया गया था, खास करके जो ये किया गया था, उसका परिसीमन किया गया था, परिसीमन के बाद वहां पर स्थिति क्या हुई थी उसको लेकर भी हम लोगों ने विस्तार से बताया था। आपको क्या लगता है कि ये परिसीमन का असर है या फिर हेमंता बिस्व शर्मा की लोकप्रियता है का ये नतीजा है? सब कुछ है, सब कुछ का असर है। हमने तो पहले ही कहा था कि 100 पार कर जाएगी एनडीए, लेकिन सबसे दुख की बात कांग्रेस के लिए 2 चीजें हैं कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उसमें 18 मुस्लिम हैं, यानी कांग्रेस वहां मुस्लिमों की पार्टी में तब्दील हो गई, केवल 1 हिंदू है। दूसरी बात है, जो कांग्रेस का वहां स्टार प्रचारक सबसे बड़ा चेहरा था गोगोई, गौरव गोगोई, वो खुद हार गया और अच्छी खासी मार्जिन से हार गया जोरहाट से, और वहां से हारा है जहां अहोम जाति की आबादी अच्छी खासी। सोचिए, यानी कंप्लीट, हाँ, हिंदू समाज ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर, बात खत्म यही है। और बंगाल में आप देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि बंगाल में बीजेपी 224 सीटों पर लड़ रही थी केवल,
70 सीटों पर नहीं लड़ रही थी क्योंकि वो मुस्लिम बहुल सीटें 224 में 208, 209, 210 तक अगर बीजेपी पहुंच जाती है तो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट देखिए, वो 95% का स्ट्राइक रेट है। 95% का स्ट्राइक रेट। कहा कि वहां पर 19 में 18 पर जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, तो बंगाल में भी वही स्थिति है संजीव जी। 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती है और दोनों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं। यानी कि असम और बंगाल दोनों को अगर जोड़ दें तो एक ही दूसरे धर्म से हैं, बाकी सभी के सभी मुस्लिम हैं। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी उसी का उनको फल मिला है। फल मिला है या विस्फल मिला है ये तो राहुल गांधी तय कर ले, क्योंकि इस राजनीति से तो अगली बार 25-30 सीटों पर कांग्रेस आएगी लोकसभा चुनाव में। इतनी भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो राष्ट्रवाद था कांग्रेस का, वो जैसे लगता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस। उसके लिए हिंदू वोट, क्योंकि तरुण मर गया, तरुण खटीक जो मर गया, ये सब था पवन खेड़ा का। तरुण खटीक मर गया, इसी के जगह अगर मोहम्मद अखलाक होता तो क्या पवन खेड़ा ये बोलते? तो नहीं, अभी राजनीति बदल रही है। अभी संजीव जी एक बाइट, चूंकि आपने उनका पवन खेड़ा का जिक्र कर दिया, तो आज फिर से वो हेमंता विश्व शर्मा की वो बाइट फिर से वायरल हो रही है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि खेरा को पेड़ा बना देंगे। हालांकि वो शब्द का इस्तेमाल करना भी सही नहीं लगता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा था वो अब जो है, अब क्या लगता है आपको कि अब तो चूंकि खेरा को बेल मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी क्या खेरा के ऊपर? देखिए, वो सरकार तय करेगी, लेकिन एक बात जो हिमंता विश्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो बहुत अहम बात थी। उन्होंने ये बोला कि गौरव गोगोई जब वोट देने गए पोलिंग सेंटर पर तो अपनी विदेशी पत्नी को क्यों नहीं ले गए साथ में। उनका यह कहना है इसका मतलब विदेशी पत्नी जो है उनकी आज भी भारतीय नागरिकता उन्होंने नहीं ली है, इसलिए तो वो वोट देने नहीं गई। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि गौरव गोगोई के जो बच्चे हैं वो भी विदेशी नागरिक। तो बाकी देखिए, पवन खेड़ा क्या करें क्या ना करें, अब उससे क्या लेना देना। कांग्रेस का तो इन्होंने जल समाधि दिलवा ही दिया, एक को ब्रह्मपुत्र में दिलवा दिया, एक बंगाल की खाड़ी में दिलवा दिया। और देखिए, टीएमसी की भी हार जो है वो कांग्रेस की है, क्योंकि यह सब कांग्रेस के ही बटवृक्ष से निकले हुए झाड़ तने थे, सब हारते जा रहे। और रीजनल पार्टी का भी द एंड एक तरह से नॉर्थ इंडिया, क्या आपने बंगाल तक की स्थिति हो गई है कि वो सब बीजेपी पर निर्भर है, या बीजेपी के साथ है तो फ्लरिश कर रहे हैं, बीजेपी के विरोधी है तो खत्म हो जाए। और वो मुस्लिम अपीजमेंट की जो धारा है वो अब सूख गई भारत में। अब हिंदू समाज, सेकुलरिज्म मीन्स सेकुलरिज्म, 3 तलाक गलत है, हलाला गलत है, 4 निकाह गलत है। आप गाजा के लिए छाती पीटते हो, आप ईरान के लिए छाती पीटते हो, बगल में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो इस्माइल का फेस देते हो, रिएक्शन देते हो सोशल मीडिया में। हिंदुओं की हत्या पर चुप रहते हो, गोधरा पर आप चुप रहते हो जब राम भक्तों को जलाया गया, और गुजरात के दंगों पर छाती पीटने लगते हो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने एक लाइन कहा था, कश्मीर में अगर हिंदुओं को भगाया गया तो हुआ। ये लाइन नहीं चलेगा। तरुण मर गया, तरुण खटीक, ये लाइन अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हिंदुओं को SC ST OBC में और सवर्णों में बांटना बंद करे राहुल गांधी, नहीं तो राहुल गांधी की राजनीति का बुरिया बिस्तर बंद होकर सीधे वो रोम जाएगा, इटली, वहीं रहेगा वो जीवन में। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ या इसी मुद्दे पर इसी में आएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहां कहां जीती है और कहां पर किस नेता का स्ट्राइक रेट कितना रहा। राहुल गांधी के बारे में जो आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक है उस पर भी आएंगे कि राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट कहां पर क्या रहा। क्या वो हारने में शतक लगा चुके हैं क्या? एक तरफ तो विजय ने पहली बार शुरुआत की और शतक के साथ शुरुआत की, राहुल गांधी हारने में शतक लगा चुके हैं। इस पर कल बातचीत करेंगे। तो जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त तो इस वीडियो को YouTube चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के जरिए या
एक्स हैंडल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वहां से भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी करते रहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।